हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज का टॉपिक है आर्थर मिलर का मोस्ट फेमस प्ले ऑल माय सन्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है ये, जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। आज है हमारा जो टर्न है वो इंग्लिश लिटरेचर का है, तो इसलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। इससे पहले कल हमारा जो टॉपिक था वो था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हमने पढ़ रहे थे रेने मार्टिन की बुक को। वो कंटिन्यू है अभी भी, उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में जो आया था पूरा का पूरा रेने मार्टिन की बुक से आया था। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्थर मिलर पहले पढ़ेंगे बायोग्राफी, उसके बाद पढ़ेंगे हम जो एक्ट वाइज समरी, उसके बाद पढ़ेंगे 51 लाइनर क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारा कोई पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आर्थर मिलर, इनका फुल नाम है आर्थर आर्थर मिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है पेपर में इनका फुल नेम क्या है। तो इनका पूरा नाम है, इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1915 में इनका जन्म हुआ है। बर्थ प्लेस है हार्लेम सेक्शन ऑफ मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। डेथ हुई थी इनकी 10 फरवरी 2005। इनकी डेथ हुई थी 2005 में। प्लेस ऑफ डेथ है रॉक्सबरी, कॉनेक्टिकट, यूएसए। इनका मृत्यु भी कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी। एज ऑफ डेथ 89 ईयर्स ये जीवित रहे थे, और बहुत होता है 89, 89 ईयर्स। इनकी नेशनलिटी थी अमेरिकन थे, ये अमेरिका में ही जन्मे थे और अमेरिका में ही डेथ हो गई थी इनकी। इनके पेरेंट्स हैं, फादर थे इनके आइसोडोर मिलर, जो क्या थे गारमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इनकी माता थी, मदर थी अगस्टा बार्नेट मिलर, जो क्या थी स्कूल टीचर एंड लिटरेचर लवर थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं स्पाउजेज। इनकी पहली पत्नी थी मैरी ग्रेस स्लेटरी, जो मैरी एंडेड इन अ डिवोर्स। इनकी जो पहली वाइफ थी वो थी मैरी ग्रेस स्लेटरी, और इनको क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक डिवोर्स के द्वारा। इनके दो बच्चे थे, एक जैन था और रॉबर्ट था, इसी पहली पत्नी से। दूसरी पत्नी थी मेरिलियन मोनरॉय। इनको भी तलाक दे देते हैं, डिवोर्स हो जाता है इनसे भी। ये क्या थी? हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। और तीसरी पत्नी थी इंजेवोर्ग हरमाइन मेरोथ, जो क्या थी फोटोग्राफर थी, और इनकी एक बच्ची भी थी जिसका नाम था रेबेका मिलर, जो क्या थी फिल्म मेकर थी। ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। इनकी एजुकेशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, बीए इन इंग्लिश 1938 में इन्होंने बीए किया था। ऑक्यूपेशन क्या था इनका? ये थे प्ले राइट थे, और पेपर में प्ले राइट की स्पेलिंग पूछता है। एसिस्ट थे और नोवेलिस्ट थे, इनको ध्यान रखेंगे। इनका फर्स्ट प्ले था, ये पूछ लेता है इनका फर्स्ट प्ले क्या था, क्योंकि इनके वर्क के बारे में भी पूछ लेता है। द मैन हु हैड ऑल द लक, जो आया था 1944 में। ब्रेक थ्रू प्ले कौन सा था? ऑल माई सन्स, 1947 में आया था। और आज का टॉपिक भी क्या है हमारा? ऑल माई सन्स है, जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है ये। मोस्ट फेमस वर्क था इनका डेथ ऑफ
डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो आया था 1949 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। और था इनका क्रूसिबल 1953, ये भी था। अदर मेजर वर्क थे जैसे ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955, आफ्टर द फॉल 1964, द प्राइज 1968, ये भी कुछ क्या थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले थे। लिटरेरी मूवमेंट क्या था इनका, ये मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा और रियलिज्म से जुड़े हुए थे। थीम क्या थी इनकी, ये लिखते थे, इनकी थीम थी फेलियर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ये फेलियर थे। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड गिल्ट हुआ था इनके साथ में। बिट्रियल एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसाइंस बसिस सोशल प्लीजर, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन मैन, इनकी थीम थी इनकी प्ले की। राइटिंग स्टाइल क्या थी इनकी, राइटिंग स्टाइल थी वो थी इनकी रियलिस्टिक डायलॉग, साइकोलॉजिकल डेप्थ, सिंबोलिज्म एंड फ्लैशबैक्स, सोशल एंड मॉरल क्रिटिसिज्म, इनकी राइटिंग स्टाइल थी। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में कौन से जुड़े थे, इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जुड़े थे एक्यूज ऑफ कम्युनिस्ट, सिंपैथाइज ड्यूरिंग द मैककार्थी एरा 1950s, समॉन्ड बाय द हॉक HUAC 1956, कॉन्विक्टेड अ कंटेम्प्ट लेटर ओवर ट्यून, ये इनका क्या है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। ये प्रेसिडेंट रहते पेन के, एक ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेन के प्रेसिडेंट भी रहते 1965 से लेकर 1969 तक। जो डिफेंडेंट राइटर्स फ्रीडम एंड अपोज द सेंसरशिप ग्लोबली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इनको अवार्ड ऑनर्स क्या क्या अवार्ड मिले थे, इनको मिला था पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा 1949 में, किसके लिए मिला था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन के लिए मिला था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। टोनी अवार्ड मिला था इनको फॉर बेस्ट प्ले 1947, ऑनर मिला था इनको न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 1947 और कैनेडी सेंटर ऑनर्स मिला था 1984। फेमस कैरेक्टर थे इनके प्ले का बिली लेमन जो आता डेथ ऑफ सेल्समैन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस प्ले को। लेजेसी क्या थी इनकी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और क्या थे ये, मॉरल एंड सोशल क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिका, ये 20th सेंचुरी की क्या थे, ये मॉरल एंड सोशल क्रिटिक भी थे। एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्डिनरी मैंस ट्रेजेडी एंड एथिकल स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। कुछ मेजर वर्क भी थे इनके, जैसे इनका वर्क था जो 1945 में आया था, द मैन हु हैड ऑल द लक, ये क्या था प्ले था जॉर्नल इसका, ये बताता है फैट फ्री विल एंड ह्यूमन डेस्टिनी के बारे में बताता है। 1947 में आया था ऑल माई सन्स, जो आज का टॉपिक भी है हमारा, जो प्ले है इसमें मिलता है आपको गिल्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल करप्शन इन बार टाइम बिजनेस, इसमें मिलता है आपको करप्शन देखने को मिलता है। 1949 में आया था डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये भी प्ले था, ये आपका प्ले था। इसमें आपको मिलेगा देखने को फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन है ये, फेलियर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन मैन। 1950 में आया था एन एनिमी ऑफ द पीपुल, जो एडप्टेशन था इब्सेंस प्ले, ये भी इंपोर्टेंट है। द ट्रूथ वर्सेस सोशल कन्फर्मिटी में आया था ये। 1953 में आया था द क्रूसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ये वाला भी, जो इसमें क्या बताता है, मास हाइस्टीरिया इंटॉलरेंस मैककार्थिज्म सेल्स विच ट्रायल्स एज एलिगरी के बारे में ये बताता है, इसकी थीम है इसकी। 1955 में आई थी एक प्ले आया था इनका, ऑन एक्ट प्ले था, अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज, ये ऑन एक्ट प्ले है, जो बताता है
monotony of work class life during the depression. नेक्स्ट आया था इनका 1955 में ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जो भी प्ले था। ये बताता है फैमिली लॉयल्टी, इमिग्रेशन, जीलियसली एंड जस्टिस के बारे में बताता है। 1964 में आया था आफ्टर द फॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। आफ्टर द, ये क्या है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये क्या है, गिल्ट है, पर्सनल फेलियर मिलता है इसमें देखने को, एंड रिफ्लेक्शन ऑन एज मैरिज टू मार्लिन मोनरॉय, इसमें भी इसको मिलता है देखने को। इनकी पत्नी थी मार्लिन मोनरॉय थी, डिवोर्स हो जाता है इनसे, इसी में देखने को मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्ले, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। 1968 में आई थी द प्राइस, ये भी आपका प्ले है, ये आपका प्ले है जो चॉइसेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है, एंड द कॉस्ट ऑफ वंस डिसीजन के बारे में ये बताता है। 1972 में द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वार एंड अदर बिजनेस के बारे में एक प्ले आया था, ये भी क्या था, प्ले था। ये थीम क्या थी इसकी, बिब्लिकल थीम्स ऑफ इनोसेंस, टेम्पटेशन एंड मोरालिटीज में देखने को मिलती है। 1977 में एक प्ले आया था इनका, जो क्या था, आर्क बिशोप्स सेलिंग आया था, ये प्ले था इनका। इसमें बताते हैं सेंसरशिप के बारे में, सर्विलांस के बारे में बताते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। ऐसा एक प्ले आया था, एक जो जॉन मिल्टन थे उनका भी एक आया था, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताता है, वो भी एक ट्रैक था, एरियो प्रेजेंट आई थी 1644 में, उसी की तरह ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। 1980 प्लेइंग ऑफ फॉर टाइम या था 1980 में, ये टेलीविज़न प्ले है, इसको याद रखेंगे। सर्वाइवल एंड मोरालिटी ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट के बारे में ये बात बताते हैं। नेक्स्ट आया था इनका 1991 द राइट डाउन एट मॉर्गन, ये क्या था इनका, सेल्फ डिसेप्शन है, बाईगेमी एंड ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आया था इनका 1993 में ब्रोकन क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकन क्लास ये प्ले है, एंटी सेमिटिज्म है, गिल्टी देखने को मिलता है इसमें, और सेल्फ अवेयरनेस इसमें देखने को मिलती है। 2004 फिनिशिंग द पिक्चर, ये भी प्ले था, ये क्या था, हॉलीवुड एंड पर्सनल डिसइल्यूजनमेंट एंड इंस्पायर्ड बाय द मॉनरो टू लास्ट फिल्म थी। जो मॉनरो कौन थी, ये इनकी पत्नी थी। कुछ और भी प्ले थे, जैसे आर्थर मिलर्स के मेजर ऐसे कलेक्शन थे। कौन कौन से कलेक्शन थे ऐसे कलेक्शन, जैसे 1949 में कलेक्शन था द थिएटर ऐसे ऑफ आर्थर मिलर, एक कलेक्शन था गाय का ऐसे का, रिफ्लेक्शन करता है ऑन थिएटर रियलिज्म एंड मॉरल पर्पज के बारे में बताता है। 1978 में एक और कलेक्शन था ऑन पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ एक्टिंग, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिंग, ट्रूथ एंड पब्लिक लाइफ के बारे में ये बताता है। कुछ इनकी शॉर्ट फिक्शन भी थे और क्या थी, ऑटोबायोग्राफी भी थी। जैसे 1987 में आई थी द टाइम बेंड्स अ लाइफ, ये क्या थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2001 में आई थी इकोज डाउन द कॉरिडोर, ये क्या था, एसेज एंड कमेंट्री था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आज का टॉपिक आता है ऑल माई सन्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि अगर प्ले दिया है किसी राइटर का तो उसके बारे में, राइटर के बारे में पता होना चाहिए, ऑथर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी बायोग्राफी, उसके मेजर वर्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो।
अब पढ़ते हैं ऑल माई सन्स, जो लिखा है आर्थर मिलर ने। इसका टाइटल है ऑल माई सन्स। प्ले राइट कौन है? आर्थर मिलर, ये भी ध्यान रखेंगे, इनका फुल नेम है। रिटन हुआ था ये 1946 में, इसको भी याद रखेंगे, लिखा गया था 1946 में। और परफॉर्म हुआ था, ये पब्लिकेशन हुआ था 1947 में, मतलब 1 साल बाद इसको पब्लिश करा दिया गया था। और परफॉर्म भी होता है, ये परफॉर्म और पब्लिश्ड एक ही डेट में होता है, इसको याद रखेंगे। जो परफॉर्म एंड पब्लिश्ड 1947 में ही होता है। इसमें लिख भी दिया है फर्स्ट परफॉर्म। जो फर्स्ट परफॉर्म होता है वो 29 जनवरी 1947 कैरनॉट थिएटर न्यूयॉर्क, इस थिएटर का याद रखेंगे, इस थिएटर में इसको फर्स्ट परफॉर्म कराया जाता है। इसका जॉनरा क्या है? ये ट्रेजेडी है, इसको भी याद रखेंगे, ये ट्रेजेडी है। ये सोशल रियलिस्ट ड्रामा है। इसकी सेटिंग रखी गई है सब अर्बन अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसका टाइम पीरियड था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो अराउंड अगस्त 1946 की बात होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये 3 एक्ट्स प्ले है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें 3 एक्ट्स हैं, पेपर में पूछ लेता है ये कितने एक्ट का प्ले है। एक्ट से पेपर बनते हैं। ये कंपोज कब किया गया था, इसको फर्स्ट परफॉर्म कब कराया गया था, फर्स्ट पब्लिकेशन पब्लिश कब हुआ था, और किस थिएटर में हुआ था, तो ऐसे पेपर में पूछ लेता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेडिकेटेड है वो किसके लिए है? एलिया काजन के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डायरेक्टर थे, फ्रेंड थे ऑफ आर्थर मिलर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो डायरेक्टर भी थे और फिल्म और इनके फ्रेंड भी थे। और कह रहा है ये कि हु डायरेक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शन, इनको याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं मेजर कैरेक्टर्स। इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं? पहला कैरेक्टर है जो केलर। जो केलर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये वाला, जो केलर। जो केलर कौन है? ए सेल्फ मेड बिजनेसमैन है ये, हु वंस अ फैक्ट्री प्रोडक्सिंग एरोप्लेन पार्ट्स, जो एरोप्लेन के पार्ट होते हैं उनको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट करता है। ही सेंट डिफेक्टिव पार्ट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार सेकेंड होता है उसमें डिफेक्टिव पार्ट को भेज देता है, जिसके कारण डिफेक्टिव पार्ट भेजने के कारण कॉजिंग 21 पायलट्स डेथ, जो 21 पायलट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। पेपर में पूछ लेता है कितने पायलट की डेथ होती है डिफेक्टिव पार्ट भेजने से, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। और ऐसी जो डेथ होती है यही इसका क्या टाइटल है? ही जस्टिफाइड इट एज ए फैमिली एक्ट, जस्टिफाइड होता है ये इम्पोर्टेंट है। जो केलर है इसकी एज कितनी है? 60 ईयर्स है। हिंदी में देखते हैं, एक स्वनिर्मित व्यापारी जो अपने परिवार की भलाई के लिए नैतिकता से समझौता करता है। युद्ध के दौरान खराब पुर्जे भेजने से 21 पायलट मारे गए थे, ये इसका हिंदी वर्जन है। कैट केलर, ये कौन है? 50 ईयर्स इसकी पत्नी है जो केलर की। जॉइस वाइफ है, रिफ्यूजेड टू बिलीव डैट हर सन लैरी इज डेड, एक इनका बेटा है लैरी की डेथ हो जाती है। उन्हीं जो खराब पुर्जे भेजने के कारण जो और भी सैनिक मारे गए थे 21, उन्हीं में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जो कैट केलर है, जो की पत्नी है, वो मना कर देती है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है, वो लिव से जिंदा है इन डैनियल एंड सुपर चीज है, वो क्या है? ब्रह्म जीती है। जो की पत्नी जो अपने बेटे लैरी की मृत्यु को अस्वीकार कर देती है,
मना कर देती है और अंधविश्वास और भ्रम में जीती रहती है। वो मानती नहीं है कि मेरा बेटा मर मर चुका है। क्रिस केलर ये कौन है? ये क्रिस केलर जो है 30 ईयर्स इसकी एज है, ध्यान रखेंगे। जॉयस सर्वाइविंग सन है, ये जीवित बेटा है इसका। आइडियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट है, ईमानदार है। आइडियलिस्टिक आशावादी है। ही लव्स एन, एन है, एन नाम की लड़की है, उससे प्रेम करता है। एन डीवर नाम की लड़की है, उससे प्रेम करता है। और जो पहले मंगेतर थी किसकी, जिसका भाई था उसकी क्या थी, मंगेतर थी, जो मारा जा चुका है। क्रिस जो था, जो क्रिस की अभी मंगेतर है, लेकिन इसकी जो भाई था, बड़ा भाई, तो उसकी क्या थी, मंगेतर थी। एंड वांट टू मैरी, और शादी करना चाहती है। वो शादी करना चाहता है हर, मानी उससे शादी करना चाहता है एन से। इसका नाम है एन डीवर, पूरा नाम है। जो रिप्रेजेंट करती है मॉरल और अवेकनिंग के लिए, ये रिप्रेजेंट करती है, वो प्रेजेंट करता है। ये जो का जीवित बेटा है, आशावादी और ईमानदार है, एन से विवाह करना चाहता है और नैतिकता का प्रतीक है ये। अगला करेक्टर है तुम्हारा एन डीवर। एन डीवर जो है 26 ईयर्स से एक लड़की है, जो पहले जो लैरी था उसकी मंगेतर थी, अब वो प्रेम करती है किससे, क्रिस केलर से प्रेम करती है। जो क्या लैरीज फॉर्मर फैंसी थी, पहले मंगेतर थी, उसकी फैंसी थी, और फैंसी के पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, लेकिन वो मर चुका है। लेकिन नाउ इन लव विद क्रिस, जो उसका लैरी का भाई है क्रिस केलर, उससे प्रेम करती है। हर फादर इज इन जेल, जो उसके पिता हैं एन डीवर के, वो जेल में है। बिकॉज ऑफ जॉ केलर है उसकी वजह से, क्योंकि जॉ जो होता है उसका पार्टनर होता है, जो इसके पिता का, जो इसका पिता होता है उसका पार्टनर होता है, तो उसी के उसको धोखा देता है जॉ केलर। तो धोखा देने के कारण वो जेल में चला जाता है और खुद को बचा लेता है। ब्रिंग्स ट्रूथ एंड रिविलेशन। लैरी की पूर्व मंगेतर है ये, अब क्रिस से प्रेम करती है। उसके पिता जॉ के झूठ के कारण जेल में है। सत्य को उजागर करने वाली पात्र है ये वाली करेक्टर। अगला करेक्टर आता है जॉर्ज डीवर कौन है? 31 साल का लड़का है, जो एन्स ब्रदर है एंड लॉयर भी है। ये जो एन का भाई है और लॉयर है। 6 जस्टिस फॉर हिज फादर, इसका पिता जो जेल में है, तो उसके लिए न्याय को चाहता है। एक्सपोज कर देता है जॉइस क्राइम, इसका नाम है पूरा जॉइस जो किलर उसके क्राइम को उजागर कर देता है, और बाद में ये अपने आप को मार लेता है। जॉ एन का भाई है और वकील भी है, अपने पिता के लिए न्याय चाहता है, जो का अपराध उजागर करता है ये बाद में। डॉक्टर जिम बाइलिस, ये कौन है? ये 40 साल का व्यक्ति है, ये जो नीहबर है, जो पड़ोसी है। डिससेटिस्फाइड डॉक्टर हु ड्रीम्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ बट ट्रैप्ड बाय हिज फैमिली ड्यूटीज। पड़ोसी डॉक्टर है जो आदर्श और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करता दिखाई देता है। अगला करेक्टर है तुम्हारा सू बेलिस है, ये कौन है? जो राउंडिंग 40 ईयर्स इसकी उम्र है सू बेलिस की, और ये क्या है? ये वाइफ है जिम की, जो जिम है डॉक्टर जिम, उसकी क्या है? वाइफ है ये। जो जिम्स प्रैक्टिकल वाइफ है। वैल्यूज मनी फॉर ओवर आइडियाज, वैवाहिक महिला जो पैसों को आदर्श से बेहतर अधिक महत्व देती है, पैसों को। अगला करेक्टर है तुम्हारा फ्रैंक ल्यूबी, ये कौन है? फ्रैंक ल्यूबी, इसकी उम्र है 32 साल, जो भी क्या है? पड़ोसी है। बिलीव करता है इन एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन, मतलब ये अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करता है, सुपरस्टिशन पर विश्वास करता है। पड़ोसी जो कुंडली और अंधविश्वास पर विश्वास करता है। अगला करेक्टर है तुम्हारा लिडिया ल्यूबी कौन है? जो 27 ईयर्स है,
जो फ्रैंक चेयरफुल वाइफ है, जो फ्रैंकी क्या है, चेयरफुल वाइफ है फ्रैंकी की, सिंबलाइज करती है डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस की क्या करती है, सिंबलाइज करती है। अगला करेक्टर है बर्ट। बर्ट कौन है? बर्ट एक 8 साल का छोटा बच्चा है जो ए स्मॉल बॉय हु प्लेज विद जॉय, जो जॉय के साथ, जॉय केलर नाम का व्यक्ति है उसके साथ खेलता है, जो रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जो बर्ट नाम का करेक्टर है वो किस प्ले में आता है। अब पढ़ते हैं एक्ट वाइज समरी। और हम पढ़ेंगे एक्ट वाइज समरी। जो इसमें 3 एक्ट का प्ले है ये वाला, इसमें केवल 3 ही एक्ट हैं। ध्यान रखेंगे इसमें 3 एक्ट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं एक्ट को कि कितने एक्ट का प्ले है। 3 एक्ट का प्ले है। कहानी शुरू होती है, कहानी केलर के परिवार के घर के बगीचे से शुरू होती है। पिछली रात तूफान में लैरी, जो कैट और जॉ का बेटा है, लैरी, ध्यान रखेंगे लैरी, जो कैट और लैरी जॉ का बेटा है। कैट जो है, कैट केलर जॉ की पत्नी है, जॉय केलर की, जो 50 ईयर्स ओल्ड है। और यदि लैरी की याद में लगाया पेड़ टूट जाता है, जो पेड़ लगाया था लैरी की याद में वो टूट जाता है। ये सत्य है कि सत्य के उजागर होने का प्रतीक है कि वो अब खत्म हो चुका है, वो अब नहीं रहा। इसका प्रतीक कहता है ये पेड़। कैट केलर अब भी मानती है, जो कैट केलर है वो मानती है कि मेरा बेटा जो अभी भी क्या जीवित है, लैरी क्या है, जीवित है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि मेरा बेटा मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। जबकि क्रिस और जो वास्तविकता को स्वीकार कर चुके होते हैं। एक क्रिस है, क्रिस केलर जो उसका बेटा है, दूसरा बेटा है, और जो कौन है, उसका पिता है। वो मान चुके हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी जो माँ है, माँ नहीं मान रही है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। एन डीबर जो लैरी की मंगेतर है, एन डीबर, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जी। इसकी उम्र 26 साल है। परिवार से मिलने आती है। अब वह क्रिस से विवाह करना चाहती है। जो क्रिस कौन है, लैरी का भाई है ये। पर कैट इस रिश्ते को लेकर क्या करती है, विरोध करती है। कैट जो है, जो होने वाली सास है, वो मना करती है कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी। उसे लगता है कि जो मेरा बेटा है लैरी, वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो क्या करती है, ऑब्जेक्शन करती है। वो पता चलता है कि जो केलर युद्ध में के समय दोषपूर्ण हवाई जहाज के पुर्जे भेजने के कारण मारा गया था। मतलब जो जॉ है, जॉ केलर युद्ध के समय दोषपूर्ण हवाई जहाज के पुर्जे भेजने के आरोप में फंसा था, लेकिन उसी की वजह से जॉ केलर की वजह से 21 सैनिक मारे गए थे। 21 सैनिक मारे गए थे, और यही इसका टाइटल है कि इस 21 सैनिक को क्या मानता है वो, ऑल माई सन्स। जो जॉ ने अपने पार्टनर स्टीव डीवर कौन है, जो स्टीव डीवर है वो एन डीवर और जॉर्ज डीवर का क्या है, पिता है। खुद को बचा लेता है जॉ, और अपने सहपाठी जो पार्टनर होता है स्टीव डीवर को, उसको फंसा देता है, और खुद को बचा लेता है और उसको फंसा देता है, इसको जेल भिजवा देता है। एक्ट 1 में क्या मिलता है, एक्ट 1 जो का अंत होता है तब होता है जब एन का भाई जॉर्ज अपने पिता से मिलने जेल जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक्ट 1 खत्म होता है जब जॉर्ज, जो स्टीव डीवर का वो है बेटा है, वो अपने पिता से जेल में मिलने जाता है, और सच्चाई उजागर लौटने का निर्णय लेता है कि मैं आपकी सच्चाई का पता लगा के रहूंगा कि कौन मुख्य दोषी है। इस बात का वादा करके आता है अपने पिता से। एक्ट नंबर 2, जॉर्ज डीवर है वो आता है और कहता है कि असली दोषी जॉ केलर है। कैट गलती से बोल देती है कि जो घर पर था उस दिन, वो गलती से बोल देती है जो मेरा पति है वो उस दिन घर पर था, जिससे सच सामने आ जाता है। क्रिस पिता से कहता है कि आपने 21 जवानों को मार दिया था। क्रिस कौन है, क्रिस जॉ केलर का बेटा है। धरक में जो जॉ है, इसकी स्पेलिंग ये वाली है जॉ, जो जॉ केलर है उसका पिता है क्रिस का। वो कहता है कि आपने, जो क्रिस है वो क्रिस अपने पिता से कहता है कि तुमने
21 जवानों को मार दिया। जो कहता है कि मैंने ये अपने परिवार के लिए किया है, जो स्वीकार करता है कि ये सब कुछ किया है मैंने अपने परिवार के लिए किया है। क्रिस चिल्लाता है कि लेकिन वे सब तुम्हारे बेटे थे, वे तुम्हारे क्या थे? बेटे थे। ऑल माई सन्स। जो 21 सैनिक मारे गए थे वो क्रिस कहता है। इस बात को पेपर में पूछ सकता है कि कौन इस बात को कहता है कि 21 जवान जो मारे गए थे वो कौन थे? तुम्हारे बेटे थे। तो ये कहता है जो का बेटा, क्रिस कहता है इस बात के लिए। तो इसी जो 21 पायलट थे जो मारे गए थे उसी के ऊपर क्या है? टाइटल है ऑल माई सन्स। इसको याद रखेंगे। पूछ सकता है पेपर में कि जो 21 जवान मारे गए थे, जो टाइटल कहाँ से लिया गया है? 21 जवानों से। ये संवाद पूरे नाटक का क्या है? नैतिक सार है। एक्ट नंबर थर्ड में क्या होता है? रात में सब कुछ टूट चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। एन अपनी जेब से लैरी का पत्र निकालती है। जो एन डीवर है वो लैरी का पत्र निकालती है जिसमें लैरी ने लिखा है कि वह अपने पिता के अपराध से शर्मिंदा होकर आत्महत्या करने जा रहा है। लैरी। अब कैट और जो सत्य स्वीकार कर लेते हैं और कैट भी मान जाती है और जो भी मान जाती है कि अब जो कहता है कि वे सब मेरे बेटे थे, जो मारे गए थे, इसका बेटा भी मारा गया था, वो सब क्या थे? मेरे बेटे थे। ऑल माई सन्स, यही इसका क्या है? टाइटल है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रखना, जो केलर है वो क्या कर लेता है? अपने पिस्टल से निकाल के अपने आप को मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है। नाटक का अंत मौन, अपराध बोध और नैतिकता जागृति से होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। इसकी डेथ हो जाती है। ये क्या है? ट्रेजेडी में बदल जाता है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है इसकी प्ले की? इसमें मिलता है आपको देखने को मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो के अपराध से समाज की नैतिकता पर क्या होता है? सवाल उठता है। जो फैमिली वर्सेस सोसाइटी इसमें देखने को मिलता है। पारिवारिक स्वार्थ बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व का संघर्ष देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है गिल्ट और एटोनमेंट, अपराध, पश्चाताप और आत्म दंड का विषय इसमें देखने को मिलता है। इसमें भी देखने को मिलता है द अमेरिकन ड्रीम, भौतिक सफलता की अंधी दौड़ की आलोचना इसमें देखने को मिलती है। इसमें देखने को मिलता है ट्रूथ एंड डैनियल, सत्य से भागने के परिणाम स्वरूप त्रासदी इसमें देखने को मिलती है। इसका टाइटल जस्टिफाई करता है ऑल माई सन्स को। टाइटल का अर्थ नाटक के अंतिम भाग में स्पष्ट होता है। जो कैरेक्टर को एहसास होता है कि जो 21 सैनिक मारे गए थे वो सब उसके क्या थे? बेटे थे, क्योंकि हर व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार है। इसी शीर्षक ऑल माई सन्स मानवता का सार्वभौमिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। वो जब मारे गए थे वो सब क्या थे? किसी न किसी के बेटे थे। ये पार्ट मैसेज देता है कि आर्थर मिलर दिखाते हैं कि जब लाभ और नैतिकता के बीच संघर्ष होता है, केवल सत्य और मानवता की जिम्मेदारी ही वास्तविक मार्ग है। इसी क्या है? मैसेज है सभी लोगों के लिए। अब हम पढ़ते हैं 50+1 क्वेश्चंस ऑल माई सन्स, जिससे कि आपका पूरा का पूरा प्ले कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। इतने राइटर हैं 63 आई थिंक, तो जितने राइटर हैं उनके बारे में एक लाइन भी पूछेगा, एक पॉइंट भी पूछेगा, तब भी क्या हो जाएंगे? तुम्हारे 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें ग्रामर भी आती है, वोकैब भी आती है और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे, जिसमें मैथ भी होगी, अंकगणित होगी, दीर्घगणित होगी और आपका कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या है? सिलेबस है LT ग्रेड का। अब पढ़ते हैं 51 क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द प्ले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर्थर मिलर। इन विच ईयर वाज ऑल माई सन्स फर्स्ट परफॉर्म्ड। बहुत ही सिंपल, 1947, जिसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। हु डायरेक्टेड द फर्स्ट ब्रॉडवे प्रोडक्शन ऑफ ऑल माई सन्स। तो कौन था? इलिया कैजन थे।
ये भी इंपॉर्टेंट है। टू होम, किसके लिए, इज ऑल माई सन्स डेडिकेटेड, ये पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया कैजन। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ ऑल माई सन्स, इसका जॉनरा है ट्रेजेडी ऑफ रियलिस्टिक प्ले। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले, सेटिंग कहाँ रखी गई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कैलर्स बैक यार्ड इन स्मॉल अमेरिकन टाउन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, ये घटना पूछी जा सकती है कि कौन सा समय था, वर्ल्ड वार फर्स्ट था, सेकंड था, क्या था। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन ऑल माई सन्स, तो कितने एक्ट है, 3 एक्ट्स है इसमें। हु इज जॉ केलर, जॉ केलर कौन है, ये कौन है, एक बिजनेसमैन है एंड द हेड ऑफ द केलर फैमिली, केलर फैमिली का कौन है, हेड है ये। व्हाट वाज द जॉ केलर्स क्राइम, उसका क्राइम क्या होता है, ही सोल्ड डिफेक्टिव एरोप्लेन पार्ट्स टू द आर्मी, आर्मी के लिए डिफेक्टिव पार्ट को बेच देता है। हाउ मेनी पायलट्स डाइड बिकॉज ऑफ जॉइस एक्शन, इस गलती की वजह से, डिफेक्टिव पार्ट की वजह से जो 21 पायलट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें खुद का बेटा भी होता है इसका। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जॉ केलर्स एक्शन, तो 21 pilots crashed and died during the war. Who was जॉ केलर्स बिजनेस पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो जॉ केलर था उसका बिजनेस पार्टनर कौन था, स्टीव डीवर। हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द फॉल्टी पार्ट्स स्कैंडल, जो गलती को ही करता है और फंसा किसी और को देता है, वो फंसने वाला व्यक्ति होता है स्टीव डीवर। हु इज क्रिस केलर, ये कौन है, जॉस का आइडियलिस्टिक यंगर सन है। हु इज कैट केलर, कैट केलर कौन है, जॉ की पत्नी है और क्रिस की कौन है, माँ है। हु इज एन डीवर, एन डीवर कौन है, लेडीज फॉर्मर फियांसी एंड नाउ क्रिस लवर है, जो खत्म हो चुका होता है, इसकी डेथ हो चुकी है, उसकी पूरी प्रेम प्रेम का है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रेम करती है उसके भाई से, क्रिस से। हु इज जॉर्ज डीवर, जॉर्ज डीवर कौन है, एन्स का भाई है। एन कौन है, जो प्रेम करती है, एन डीवर जो क्रिस से प्रेम करती है, उसी का भाई है ये, और स्टीव डीवर का बेटा है। व्हाट इज कैट्स केलर्स मैन बिलीव, क्या विश्वास है, जो कैट है वो विश्वास करती है जो उसका बेटा है लैरी अभी भी क्या है, जिंदा है। व्हाट डज द ब्रोकन ट्री इन एक्ट 1 सिम्बलाइज करता है, जो एक्ट 1 होता है जिसमें एक पेड़ होता है वो टूट जाता है आंधी में, तो वो सिम्बलाइज करता है लैरी की डेथ को, और कैट वो मान लेती है कि मेरा बेटा अब जिंदा नहीं है। वेयर डिड लैरी डाई, कहाँ मरता है वो, इन वर्ल्ड वार सेकेंड, पेपर में पूछ लेगा कि उसकी डेथ कहाँ पर हुई थी। हाउ लॉन्ग हैज लैरी बीन मिसिंग, कितने साल तक मिसिंग रहा था, तो वो 3 साल तक, इसको याद रखेंगे, 3 साल तक क्या रहा था, मिसिंग रहा था। व्हाट इज जॉ केलर्स बिजनेस, उसका बिजनेस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, इसको भी पेपर में पूछ लेता है। हु वाज एक्यूज्ड ऑफ शिपिंग डिफेक्टिव पार्ट्स, तो कौन होते हैं एक्यूज, दोनों होते हैं, बोथ जॉ केलर एंड स्टीव डीवर, लेकिन फंसता कौन अकेला, स्टीव डीवर, और जो जॉ केलर होता है वो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को गोली भी मार लेता है। हु टुक फुल ब्लेम इज कोर्ट, इन कोर्ट, तो अपने आप पे ब्लेम ले लेता है स्टीव डीवर, जो कौन है, एन का पिता है, एन डीवर का। हु वाज एक्वाइटेड फ्रीड आफ्टर द ट्रायल, तो कौन है, जॉ केलर को फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हु वांट्स टू मैरी एन डीवर, कौन शादी करना चाहता है, तो क्रिस केलर, कौन है, जॉ केलर का बेटा है। नेक्स्ट आपका दिया है, व्हाई डज कैट अपोज क्रिस एंड एन्स मैरिज,
जो कैट केलर है वो मना करती है अपने बेटे से शादी करने के लिए एन की, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका जो बेटा लैरी है वो अभी भी जिंदा है। व्हाट डज जॉर्ज लर्न व्हेन ही विजिट द फॉर्मर्स फादर्स इन जेल? तो क्या करता है वो जब अपने पिता से मिलने जेल जाता है? तो जॉ वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। वो क्राइम क्या होता है? जॉ एक्चुअली उसका जिम्मेदार होता है। हु ब्रिंग्स द ट्रूथ अबाउट जॉ केलर टू लाइट? तो कौन प्रकाश में लाता है? तो कौन लाता है? जॉर्ज डीवर एंड एन डीवर, ये दोनों भाई बहन है। व्हाट इज ए कंटेंट इन लैरीज लेटर? जो लैरी का लेटर होता है उसे क्या मिलता है कि लैरी कन्फेशन करता है डेट ही इंटेंडेड टू कमिटेड सुसाइड। उसका मकसद था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। हु शोज लैरीज लेटर? जो लैरी का लेटर होता है कौन शो करता है, कौन दिखाता है? वो दिखाती है उसकी मंगेतर एन डीवर। व्हाट इज जॉस रिएक्शन आफ्टर रीडिंग लैरीज लेटर? तो जॉ का रिएक्शन क्या होता है? तो ही रियलाइज हिज गिल्ट, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। व्हाट डज जॉ केलर फाइनली डू एट द एंड ऑफ द प्ले? तो क्या करता है? ही कमिट्स सुसाइड, अपने आप को मार लेता है। व्हाट डज जॉज सुसाइड सिम्बलाइज? जो जॉय का सिम्बलाइज है, सुसाइड है, वो क्या सिम्बलाइज करता है? वो सिम्बलाइज करता है हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट एंड मॉरल अवेकनिंग। हु सेज? कौन कहता है कि दे वर ऑल माई सन्स? ये कहता है जॉ केलर, ये सब क्या थे? मेरे सभी बेटे थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल भी है प्ले का। व्हाट डज द टाइटल ऑल माई सन्स सिग्निफाई करता है? जॉयस रियलाइजेशन डेट ऑल सोल्जर वर लाइक हिज वन सन्स। जो 21 सैनिक मारे गए थे, 21 पायलट मारे गए थे, वो कैसे थे? मानो कि वे खुद के बेटे हों, ऐसा सिम्बलाइज करता है। हु रिप्रेजेंट्स द मॉरल कंसाइंस ऑफ द प्ले? तो कौन करता है? क्रिस केलर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर जिम बेलिस? तो क्या इसका प्रोफेसर है? तो ये डॉक्टर है और नियर ऑफ द केलर्स फैमिली के बराबर से रहते, पड़ोसी हैं ये। हु इज स्यू बेलिस? ये कौन है? जो जिम्स की वाइफ है, डॉक्टर जिम बेलिस हैं, उनकी पत्नी है। व्हाट इज द मूड ऑफ एक्ट 1? एक्ट 1 का मूड क्या है? तो पीसफुल है बट टेंस अंडरनीथ है। व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले? इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस प्ले का? ट्रूथ वर्सेस फैमिली लॉयल्टी के बारे में बताता है। व्हाट डज कैट केलर रिफ्यूज टू बिलीव? क्या विश्वास करती है वो? क्या मना कर देती है कि डेट लैरी इज डेड, उसका बेटा मर चुका है, इस बात को मानती नहीं है। कौन? कैट। हु सेज? कहता है कि यू कैन बी बेटर। कौन कहता है कि वंस एंड फॉर ऑल यू कैन नो देयर इज ए यूनिवर्स ऑफ पीपल आउटसाइड एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल टू इट? कौन कहता है इस बात को? क्रिस केलर कहता है इस बात के लिए। व्हाट थीम इज सेंट्रल टू माई ऑल माई सन्स? इसकी थीम क्या है इसकी? सेंट्रल। तो ये क्या है? मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, इसकी मेन थीम है। व्हाट मॉरल क्वेश्चन डज द प्ले रेज? तो कौन सा क्वेश्चन है? कैन अ मैन सैक्रिफाइस मोरालिटी फॉर हिज फैमिली गेन? व्हाट वाज द ऑथर मिलर्स इंस्पायर्ड बाई फॉर दिस प्ले? ये क्या बताता है? अ ट्रू वार टाइम स्कैंडल। विच बार फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ द प्ले? कब की बात होती है इसमें? वर्ल्ड वार सेकेंड की बात होती है। व्हाट हैपन्स टू जॉर्ज एट द एंड? क्या होता है? ही लीव्स क्विकली आफ्टर द रिवोल्यूशन, चुपचाप चला जाता है। व्हाट हैपन्स टू क्रिस एट द एंड? क्रिस क्या करता है? ही इज लेफ्ट सेटर्ड बट मॉरली अबैकेंड हो जाता है।
व्हाट इज द लास्ट साउंड हर्ड इन द प्ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट साउंड सुनाई देता है अ गन शॉट, जो है अपने आप को गोली मार लेता है। व्हाट डज द लेटर रिप्रेजेंट इन द प्ले, तो लेटर वो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ एंड रेवलेशन। व्हाट इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, तो कौन है, जॉ केलर है इसका ट्रेजिक हीरो। व्हाट इज जॉ केलर्स फैटल फ्लॉ, फैटल फ्लॉ क्या है इसका, ग्रीड है, इसमें मॉरल ब्लाइंडनेस दिखाई देता है। व्हाट मैसेज डज द प्ले डिलीवर, तो क्या डिलीवर करता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट कम बिफोर पर्सनल प्रॉफिट। तो ये पूरा ख़त्म होता है। और कल का जो टॉपिक है हमारा वो ड्रामा सेक्शन का अंतिम प्ले है, जिसका नाम है ग्रीस कर्नाड का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है हाय बदना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हाय बदना, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो ड्रामा वाला सेक्शन है LT ग्रेड का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिक्शन वाला सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। जो फिक्शन दिया है, प्रोज एंड फिक्शन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ हो भी चुका है, जैसे ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, ये कंप्लीट हो भी चुका है। उसको हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, जिसका ड्रामा सेक्शन का लास्ट प्ले है ग्रीस कर्नाड का। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.